जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यू न्यू बुक का रीजनिंग की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों हम कर चुके हैं। आज हम आपको इस बुक का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसका दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका था और आज हम आप लोगों से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 में जो आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाया है, स्कोर लगभग काफ़ी लोगों का अच्छा रहा था। तो जो स्कोर आपने प्रैक्टिस सेट 1 में अच्छा स्कोर किया है, वही स्कोर आज मुझे भी प्रैक्टिस सेट 2 में चाहिए। भाई आज मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मैं टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आपके टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। और इस लेवल से आपके एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स रीजनिंग में कंप्लीट कर लिए हैं, जितनी भी बुक में इस बुक के जितने भी चैप्टर्स थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको करना है इसका रिवीजन। तो आज हम वो चुनिंदा 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों, कि देखते हैं कि आप इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही सही कर पा रहे होंगे। तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग इस क्लास में जुड़कर अपनी एक प्रैक्टिस को बेहतरीन तरीके से कर सकें। ठीक है भाई, तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। और जो लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई आपसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से किसी का कोई पैसा नहीं लगता है, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पा रहा हूँ। तो चलिएगा भाई, इसी क्रम में हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन भाई आप पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। भैया पहला ही क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का सबसे आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर कर दो भाई फटाफट। कह रहा है कि सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, निरूपमा दीपक की माता है, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरूपमा से हुई है, कार्तिक दीपक के दादा हैं, कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो भाई जैसा जैसा क्वेश्चन में पूछा गया वैसे कर दो भाई। ब्लड रिलेशन तो मैंने आपको कितने प्यार से समझाया है, कितने प्यार से पढ़ाया है। यदि आप लोगों ने क्लास को नहीं देखा है तो देख लेना। तो पहला क्वेश्चन भाई, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे। भैया कार्तिक का इकलौते बेटे, सलोनी जो है ना वो कार्तिक के इकलौते बेटे, यानी सबसे पहले हम कार्तिक को बनाएंगे यहाँ पर। तो ये कौन आ जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर ये तो है कार्तिक। अब कार्तिक का एक बेटा है, कौन है भैया? पता नहीं, इसका नाम मुझे नहीं पता भाई। कोई एक बेटा है। देखो जो आपका मेल कैंडिडेट होगा उसको प्लस मानना है, जो फीमेल होगा उसको माइनस। ठीक है। इकलौते बेटे की बेटी यानी कि कार्तिक के बेटे की बेटी। अब कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी कौन है? जिसका नाम सलोनी है। तो यानी कि ये जो माइनस वाली लड़की आई है ये कौन है भैया? सलोनी। बात समझ में आ गई भैया यहाँ तक? कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी कौन है? सलोनी। निरूपमा दीपक की माता है। अब हमें नहीं पता भाई निरूपमा कौन है, दीपक की माता। भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देते, इसको बाद में पढ़ेंगे। आगे पढ़िएगा। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी। भैया कार्तिक का भी इकलौता बेटा था, आप कहोगे जी सर। और यामिनी कौन है? एक लड़की है। तो यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी। यदि मैं मान लूँ कि जो आपका यामिनी है, यामिनी मान लेता हूँ अंकित के इकलौते बेटा है। तो यदि मैं मान लूँ कि यही लड़का अंकित है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये लड़का आपका अंकित है, थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अंकित बेटा किसका है? यामिनी का। तो इसका मतलब है कि कार्तिक यामिनी और कार्तिक ये क्या होंगे भाई? पति पत्नी होंगे। बोलो यस या नो। यदि मैं कार्तिक देखो पिता है और इकलौता बेटा ये अंकित हो गया, तो ये अंकित हो गया, तो ये कौन होगी भाई? यामिनी। तो यामिनी इसकी पत्नी होनी चाहिए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होनी चाहिए। तो यामिनी इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो यामिनी का इकलौता बेटा भी कौन है भैया? ये अंकित ही तो हो गया इसका इकलौता बेटा। आप कहोगे जी सर। आगे बोला है कि निरूपमा जो है वो दीपक की माता है। अच्छा, अब कह रहा है कि कार्तिक दीपक के दादा हैं। अब कार्तिक जो है ना, कार्तिक ये दीपक के दादा हैं। दीपक के दादा, तो दीपक का दादा कब होगा? जब सलोनी का एक भाई होगा। तो अब यहाँ से देखो एक बात और बोली थी कि निरूपमा दीपक की माता है। अच्छा, तो निरूपमा की शादी किसके साथ हुई होगी? यदि निरूपमा की शादी भाई अंकित से हुई है, देखो बोला है कि यामिनी के इकलौते बेटे अंकित, तो यामिनी का इकलौता बेटे अंकित की शादी निरूपमा से हुई है। तो यानी अंकित की शादी किससे हुई है? तो आप कहोगे सर अंकित की शादी जो हुई है ना ये निरूपमा से हुई है।
तो निरुपमा कौन है? इसकी पत्नी है। और बोला कि एक बात और बोली कि निरुपमा दीपक की माता है। निरुपमा जो है ना वो किसकी माता है? ये दीपक नाम का एक लड़का है, दीपक की माता। आप एक बात बताओ, दीपक तो ही लड़का हो गया और सलोनी और क्या हो गई? ये सलोनी इसकी बहन होगी, दीपक इसकी क्या हो गई? माता। क्योंकि दीपक के पिता कौन है? अंकित हैं। और पिता का पिता भैया कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है? ये कार्तिक है ना, कार्तिक, ये अंकित से पूछा है ना, अंकित से, सॉरी कार्तिक कौन है? अंकित से पूछा है। तो अंकित के ये क्या होंगे मेरे भाई? कार्तिक का भैया ये तो बेटा ही तो है, तो कार्तिक क्या लगेगा? इसका पिता लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। तो ये पूछा था कि कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है? कार्तिक अंकित से पिता हो जाएगा, यानी पिता उसका हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यदि भाई दीपक पूछता कि कार्तिक दीपक का क्या लगेगा, तो ये दादाजी लगेगा। क्या लगेगा? दादा। और दीपक कार्तिक का क्या लगेगा? नाती लगेगा, जिसको देवता भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट का डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भैया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपसे पूछा है कि जो 16 का संबंध 144 से है, तो 22 का संबंध किससे होगा? और वही संबंध 14 और 112 का संबंध इसमें बताया गया है। भाई देखो, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है भाई, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन जो आपका आया है, ये एक बार एसएससी सीजीएल की भी परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर एसएससी जीडी में नहीं आएगा, भाई एसएससी ही सीजीएल की भी परीक्षा कराती है, जीडी एसएससी जीडी भी करा रही है, तो भाई एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिएगा, तो इसका दो भाई देखो लॉजिक लगाओ भाई, लॉजिक क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पर क्या दिया गया आपको? सर 16 दिया गया है, 144 दिया गया है, और इसके बाद 22 का निकालना है, तो 22 वाले को छोड़ दो, फिर इसके बाद देखो 14 को ले लो और 112 को ले लो। भाई सबसे पहले तो इनके बीच में देखो क्या संबंध है। सबसे पहले आपको तो ये पता करना है कि इनके बीच में क्या संबंध दर्शा रहा है। भाई आप कहोगे सर इसमें तो भैया गुणा 9 हो रहा है कि 16 निम्मा 144, जब 9 की गुणा यहाँ आ रही तो 14 निम्मा यहाँ पर भी बनना चाहिए, तो 14 निम्मा 126 होता है, ये 112 होता है। तो ये तो लॉजिक भैया मेरा गलत हो गया, तो ये तो लॉजिक काम नहीं करेगा। तो और क्या लॉजिक भैया काम कर सकता है? भाई दोनों को जोड़कर भैया गुणा करके देख लेते हैं भैया, 4 चौको 16 एकम 16, ठीक है, 2 एकम 2 एकम 2, तो यहाँ पर 14 आ रहा, तो भैया ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ये भी लॉजिक मेरे शेर काम नहीं कर रहा है। तो भाई अब बताओ आप लोग क्या लॉजिक हो सकता है? भाई लॉजिक तो भाई बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पर तो कोई मिल ही नहीं रहा है ऑप्शन। मैंने 2 लॉजिक लगाए, दोनों गलत हो गए भाई। अब क्या लॉजिक लगाएंगे मेरे भाई? अब क्या लॉजिक लगानी है मेरे भाई? देखो ध्यान से भैया, देखो जो 16 का संबंध है ना वो 144, तो 16 पर देखो कैसे किया गया इसको। यहाँ से मैं देखो इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो 16 है ना, 16, इस 16 को जानते हो कैसे बनाया गया? इस 16 को किया गया है आधा, 16/2। भाई इस 16 को जानते हो क्या किया गया? इस 16 को किया गया है आधा, 16/2। और इसमें भाई क्या किया गया? इसको भाग देकर कितना आया? 8। कितना आया मेरे भाई? 8। बात समझ में आ गई? इसको भाई भाग दिया किससे? 2 से भाग दिया, और फिर क्या करना है? प्लस। ऐसे आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरे तरीके से समझा दे रहा हूँ, इस प्रकार से 16 में भाग देना है 2 का, और प्लस का 1 कर देना है। इतनी बात समझ में आई? ये लॉजिक इसमें काम करेगा कि 16 का भाग दो, 16 का भाग दो, और प्लस का 1 कर देंगे, ठीक है। और जो आपका ये 16 है इसमें कर देंगे गुणा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा कि 2 अट्ठे 16, तो 8 एक कितना हो गया? 9, और गुणा कर देंगे 16 की, तो 8 और एक कितना हो जाएगा? 9, और 9 की गुणा जब 16 में हो जाएगी तो 16 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 144। तो ये 144 ही तो दिया गया है। उसी प्रकार से 14 को क्या करना है भैया? 14 में आपको क्या कर देना? डिवाइड बाई 2, और प्लस कर देना है 1। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14, और 7 एक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 की गुणा कर देनी है किसमें भैया? 16 में, और 16 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई? 16 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरी सिर? आप कहोगे सर 16 अट्ठे कितना हो जाएगा? अच्छा 16 की गुणा नहीं, अब तो भैया 14 की गुणा होगी भाई, 14 की गुणा, सॉरी भाई। अब तो भैया यहाँ पर 14 की गुणा होगी, 14 की। तो 14 सत्ते कितना? 7 और एक कितना हो जाएगा? 8, और गुणा 14, तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? 112। तो देखो 112 यहाँ पे आ गया, 144 यहाँ पे आ गया। अब यही आपको कहाँ पर करना है? यही काम आपको करना है इस 22 वाले में। तो सबसे पहले 22 को कर दो आधा, तो 22 में 2 का भाग और प्लस का 1। तो आप लोग देखो एक चीज़, सभी में देखो मैंने क्या किया है, सभी में मैंने क्या किया?
2 का भाग +1 करके और उसी संख्या की गुणा कर दी। भाई उसी की गुणा कर दी। 2 से मैं भाग दूंगा 11 बार जाएगा, 11 और 1 12, और 12 की गुणा 22 में कर दो, जो भी होगा वो हमारा आंसर मिल जाएगा। 12 दूनी 24 की 4, कैरी करेगा 2, और 12 दूनी 24, 2 कितना हो जाएगा 26। तो कितना आया मेरे सिर 264 आया। तो देखो ऑप्शन में भी देखो क्या 264 दिया है। आप कहोगे जी सर ऑप्शन नंबर सी में 264 हमें दिया गया है। तो भैया यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आया मेरे सिर कि नहीं आया, बता दो भाई। बहुत टफ लॉजिक था, आप लोग कोई मान सकते हैं कि सर ये काफ़ी टफ लॉजिक था, लेकिन उम्मीद करते समझ में आ गया। आपको ये भी एक पता चल गया होगा कि हाँ सर इस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो लॉजिक इसमें क्या है, तो लॉजिक भैया सिंपल सा ही है। लॉजिक बस इतना है कि इसमें क्या करना है, डिवाइड 2 प्लस का 1 और उसी संख्या में उसका कर देना है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। क्लियर। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया देखो भाई प्रैक्टिस सेट है भैया, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। भाई देखो इसमें आपको सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। भैया यहाँ पर देखो क्या है, पी टी एस आर है, यहाँ पर नीचे इन्होंने वर्ग कर दिया, फिर आर पी टी एस यहाँ पे वर्ग एस नीचे लिख दिया। भाई इसमें देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर एस है, यहाँ पे वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वाली आकृति से देखो, दूसरी वाली आकृति से ध्यान से देखो, ये कौन सी आकृति भैया, आप कहो सर ये तो तीसरी आकृति है। यहाँ पर तीसरी आकृति कौन है, एस है। ये तीसरी आकृति उठ के नीचे आ रही है। अब इसमें देखो तीसरी आकृति कौन है, टी। अब ये उठ के दूसरी वाली आकृति में सबसे नीचे आ रही है। इसमें देखो तीसरी आकृति कौन है, पी। अब ये उठ के देखो यहाँ पर देखो पी आ रही है। इसमें देखो तीसरी आकृति कौन है, आर। तो ये आर उठ के भैया नीचे आएगा। तो यानी कि जो हमारी अगली आकृति बनेगी उसमें आर जो होगा वो हमारा सबसे नीचे आएगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। भैया यहाँ से देखो सभी में तीसरी वाली आकृति, हर आकृति तीसरी आकृति यहाँ पर नीचे आ रही है। यहाँ से देखो एस था, एस आ गया, यहाँ पे टी था, टी आ गया, यहाँ पे पी था, तीसरे नंबर पर पी आ गया, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आर है तो नीचे आर आएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन खत्म, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब देखो भाई बाकी का पूरा ऑप्शन सेम है, यहाँ पर भी देखो टी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे वर्ग आ रहा है और यहाँ पर पी आ रहा है। यही आपका ए में है, यहाँ यही आपका डी में। अब भाई एरो से मिलाएंगे। एरो पहले कहाँ पर जा रहा है, तो आप कहोगे सर ऊपर नीचे, राइट और जा रहा है। राइट से जाने के बाद फिर आपका नीचे हुआ, फिर आपका ऊपर, फिर यहाँ। अब ये समान दिशा में तो जाएगा नहीं, ऐसा भाई सीरीज का क्रम है, तो इसको भी अपोजिट कर दो, या अपोजिट क्रम में जाएगा इस प्रकार से। तो डी ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। समझ गए ना भाई। अब ये इस ओर थोड़ी जाएगा भाई, इसको कहीं ना कहीं तो मूव करना ही होगा, तो भैया इसको इस ओर कर दो। भैया सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे भाई, सीरीज का क्रम है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, थर्ड का ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे शेर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग। भैया देखो मैंने आपको हर बार बोला है कि कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग को सीखने के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल रैंक के सभी को पता होनी चाहिए। भाई देखो ए एस के, भैया ए एस के को क्या लिखा जाता है, ए एस के को लिखा जाता है 64। क्या लिखा जाता है, 64। तो इनकी रैंकों को जोड़ दो भाई। तो इनकी रैंकों को कैसे किया गया भाई, ए की रैंक होती है 1, एस की रैंक होती है 19 और के की रैंक होती है 11। सभी को ऐड कर दो भाई, सभी को क्या करना है मेरे शेर, सभी को ऐड कर देना। तो 19 से 1 20, 10 30 1 31, इनका टोटल एक योग कितना होगा भाई, 31 होगा। और 31 में भी गुणा किसकी कर देनी है भाई, 2 की। 31 दूनी कितना हो जाएगा, अच्छा 62 लिखा गया है भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे 62 कर लो आप लोग, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, भाई कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी शेर। तो 31 दूनी कितना हो गया भाई, आप देखो यहाँ से 62 हो गया ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो बी वाई और ई को, बी बाई ई को क्या लिखा गया 64। भाई इनकी भी रैंकों को लिख लो ना, 2 की, बी की रैंक 2, वाई की रैंक 25, ई की रैंक 5। भाई सबको जोड़ देंगे, सबको इनको जोड़ देंगे तो 25 5 30, 2 कितना हो जाएगा 32, और 32 दूनी कितना होता है मेरे भाई 64। भाई देखो 64 आ गया। हमसे पूछा किसका है मेरे शेर, आप कहोगे सर हमसे तो किराई का पूछा है, सी आर वाई का। रैंकों को लिख लो भाई, सी की रैंक होती है 3, आर की रैंक 18 और वाई की रैंक 25 बराबर। भाई सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 18 3 होता है 21, 21 हो जाएगा। और 21 और ये 25 कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 और 2 2 4, 46 हो जाएगा। और 46 में 2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 दूनी 92। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे शेर कितना आ जाएगा 92। देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 दूनी 92। यानी कि इनके अंकों को जोड़कर उसमें क्या कर रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है। सभी में अंकों को जोड़कर अंकों को जोड़कर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भाई इनको सार्थक क्रम में लगाना है। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में बनाना है। तो भाई आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। भाई देखो सबसे पहले जो बच्चा होता है ना, वो किस कंडीशन में होता है। तो भाई देखो जो होगा ना, सबसे पहले तो वो शिशु होगा, डायरेक्ट बच्चा नहीं होगा। भाई बच्चा जो होता है, बच्चे की जो सबसे छोटी अवस्था होती है उसको शिशु कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, शिशु आएगा। अब देखो शिशु के बाद क्या होगा, तब वो आगे थोड़ा सा और बड़ा होगा तो वो बच्चा होगा। भाई बच्चा बनेगा। भाई देखो 15 वाला एक ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। पूरा क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, समय की बचत हो गई यहाँ पर। ठीक है, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा होगा। अब बच्चा से जैसे ही जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो किशोरावस्था में आ जाता है। किस अवस्था में, पहले तो वो शैशवावस्था में होता है, फिर उसका फिर बच्चापन में आ जाता है, फिर किशोरावस्था। इसके बाद वो व्यक्ति थोड़ा सा वयस्क हो जाता है 3 नंबर, और बाद में बूढ़ा हो जाता है। फिर क्या होगा बूढ़े के बाद, भैया फिर बूढ़े के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो 15,432 देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में देखो साफ साफ दिया गया है। तो यही इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग सभी लोग आंसर कर पा रहे होंगे बड़ी ही आसानी से इस प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भाई ये क्वेश्चन तो मैंने लास्ट टाइम आपको नॉन वर्बल में करा ही दिया है कि भैया आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है मेरे शेर, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। जो आकृति आपको इसमें नज़र आ रही है, यही आकृति आपके किसी ना किसी ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शनों में ये आकृति छिपी हुई है। तो भाई आकृति नहीं घुमानी है, जैसी आकृति छपी हुई है ना ऐसे ही छपेगी। तो ये देखो, आप कहोगे सर साफ साफ हमें नज़र आ रही है, ये देखो ये आकृति भैया, ये देख लो सर, आकृति एकदम साफ साफ नज़र आ रही है। तो किस वाले ऑप्शन में आ रही है मेरे शेर, ऑप्शन नंबर डी में। तो लगा दो टिक भैया, क्या दिक्कत है, कोई बुराई है क्या। भाई जब मिल गया तो यही आंसर है मेरा। तो ऑप्शन नंबर डी वाले एकदम सही जवाब दे रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 4 संख्याएं समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो भिन्न संख्या समूह का चयन करें। भैया देखो 21, 21 किसी से कट रही है, तो आप कहोगे जी सर 21 तो कट रही है, तो किससे कट रही है मेरे शेर, आप कहोगे सर 7 से, ये तो कट रहा है, 7 तिया 21, 7 निम 63, 7 सत्ते 49, लेकिन 37 किसी से नहीं कट रही है। तो यानी कि कहने का मतलब कुल मिलाकर 37 से ये किसी से नहीं कट रही, तो ये सबसे अलग हो जाएगी। बाकी सभी 7 से डिवाइड हो रही हैं, 7 निम 63, 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, लेकिन 37 नहीं कट रहा। तो ऑप्शन नंबर डी 7 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किसी से नहीं कट रहा है। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन आया है कि सी डी ई एफ एम और एन एक गोल मेजा के, सॉरी मेजा में बोल रहा हूँ, गोल मेज के परितः केंद्र की ओर। भैया ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, मुख से शब्द निकल जाता है भाई, इससे अब कोई बुरा मत मानना भाई। ठीक है, मैंने मेजा बोल दिया, नहीं तो आप कहोगे सर मेजा पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिएगा एक मैं गोल मेज बना लेता हूँ यहाँ पर। भाई ये देखो गोलाकार एक मेज है। ठीक है भैया, अब इस पर लोग बैठेंगे। भैया कौन बैठेंगे, भैया लोग बैठेंगे इस पे, और सभी का मुख कहाँ है, केंद्र के। तो लोग कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल भैया 6 लोग हैं। तो भैया क्या करना है, 6 स्थान बना लो, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 स्थान बन गए भैया। एक बार सही से स्थान बना लो भैया, सही से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, अब सही है, 6 लोग हैं। अब इसमें एक बात बोली गई है, कहा गया है कि डी जो है ना, डी वो एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी एम के दाएं से कहीं पर भी किसी को बैठा दो। मान लिया मैंने एम को यहाँ पर बैठा दिया, एम को यहाँ पे, डी जो है ना एम के दाएं, तो एम का दायां इस तरफ होगा यानी कि सीधे हाथ की ओर। तो दाएं से दूसरे स्थान पर डी है, तो पहला दूसरा, तो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, डी। तो ये एम के दाएं से किस स्थान पर, दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर डी बैठा है। एफ जो है ना वो एन के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे आगे की कंडीशन के पढ़ोगे तो कह रहा है कि एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एन जो है ना, एन एन ना तो यहाँ पर आएगा और ना ही एन यहाँ पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये पास में नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ये एन यहाँ पे नहीं आएगा, तो या तो इन दोनों में से आएगा। ठीक है,
अब इन दोनों में से एन को कहीं पे बैठा दो। एक बात बोली थी कि एफ एन के ठीक बाएं, एन के ठीक बाएं है। यदि एन का बायां यहाँ पर होगा एन, तो एन के बाएं कौन होगा भाई, एन के बाएं ये हो जाएगा, तो एन का स्थान ये होगा, तो एफ आपका यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा देते हैं भाई। एन के देखो बाएं, एफ जो है एन के ठीक बाएं है भैया, बिल्कुल बात सही है। एफ जो है ना वो एन के ठीक बाएं बैठा हुआ है, ठीक है। अब भाई दो लोगों को बताना है, सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब सी जो है ना, सी वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये हमसे बोला, तो सी यहाँ पर आ नहीं सकता, तो सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। भाई सब लोग बैठ गए, एक स्थान बचा है, किसका बचा है भाई, किसका बचा है, तो भाई एम बैठ गया, एन बैठ गया भैया, एक स्थान बचा है ई का, तो यहाँ पर कौन आएगा भैया, ई आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ई का निकटतम पड़ोसी। भैया देखो ई के निकटतम पड़ोसी देख लो, ई के निकटतम पड़ोसी दो हैं, कौन कौन से हैं भाई, एक तो एम है और दूसरा डी है। अब देखो ऑप्शन में एम नहीं है, तो एक ही ऑप्शन दिया गया है डी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी का डी। आठवें का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। तो भाई कौन कौन है, तो डी हो जाएंगे और एम भी तो है, तो एम ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हम क्या बोलेंगे, डी और एम कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो डी और एम ये दोनों भाई ई के क्या है मेरे दोस्त, पड़ोसी हो जाएंगे। क्लियर, इस प्रकार की आकृति आपकी बनके तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भाई आपका ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं गणितीय संक्रियाओं वाले चैप्टर का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे चैप्टरों को कैसे करना होता है, इन चैप्टरों को करना होता है ऑप्शन से, और एक प्लस आपको लगाना होता है दिमाग। जानते हो क्या भाई, देखो जब भी आपको सामने बड़ी संख्या और छोटी संख्या दी जाए और आपके उनके बीच का चिन्ह पता ना हो, तो आपको ऐसी संख्या को सोचना है कि जो उस संख्या से दो संख्याएं ऐसी होंगी पास में, वो कटनी चाहिए भाग से, यानी कि वो कट जानी चाहिए। जैसे कि 12 अट्ठे 96 कट रहा है, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि 12 15 कट सके, 15 7 कट सके, या 7 36, एक ही संख्या लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो डिवाइड देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी वाले ही ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। कैसे कि भैया यहाँ पर देखो 96 है, यहाँ पे डिवाइड लगा है 12 है, और 12 के बाद प्लस आ जाएगा 15, गुणा कितना आ जाएगा 7, माइनस कितना आ जाएगा 36, और बराबर में कितना आ जाएगा 77। बस बोर्ड मास के अनुसार इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 सत्ते 135, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है भाई, 15 सत्ते कितना होता है मेरे सिर 105, माइनस का कितना हो जाएगा 36, बराबर में लाना कितना मेरे भाई 77, 105 8 कितना हो जाएगा भाई 113 हो जाएगा, 113 में से माइनस का 36 कर देंगे भाई, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 10 में से 3 जाएगा 7, भाई देखो 77 सेटिस्फाइड हो गया, 77 भाई सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब डी वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब बताओ भाई बात समझ में आ गई। इन क्वेश्चनों को ऐसे करना है कि दो संख्याएं आपको आपस में ऐसी लेनी है जिससे वो कट जाएं, क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, इसके बाद सीधे हम डिवाइड को करना होता है हमें, ठीक है, सभी लोग जानते हैं भाई, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भाई ये भी देखो आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, आकृति श्रृंखला का। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला। इसमें देखो, इसमें 0 स्टार है, इसमें 1 स्टार है, इसमें 2 स्टार है, इसमें 3 स्टार है, अब की बार 4 स्टार आएगा। तो 4 स्टार वाला कौन सा भैया, ए है, सी है, डी है, बी नहीं है, तो बी तो हो गया गलत। अब देखो दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ये देखो ये कटा हुआ भाग घूम रहा है, सबसे पहले ऊपर की ओर घूमा, फिर इसको थोड़ा सा घुमाया नीचे की ओर, फिर इस तरफ घुमाया, अब इस तरफ। अब की बार भाई थोड़ा किस तरफ जाएगा, आपको भी सर इस तरफ जाना चाहिए, या तो ये नीचे की ओर आ गया, ये भी गलत। अब या तो ए होगा या तो डी होगा। अब यहाँ पर देखो क्या बना है, आप कहोगे सर यहाँ पर बेंजीन है, फिर ट्रायंगल है, फिर आपका बेंजीन, फिर ट्रायंगल। अब की बार बेंजीन आएगा, ट्रायंगल नहीं आएगा, तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 10 का ए वाला। भैया देखो एक बार क्या आ रहा है, एक बार तो ये वाली आकृति आ रही है, ये बेंजीन वाली, फिर आपका ट्रायंगल आ रहा है, फिर आपकी बेंजीन आ रही है, ठीक है, और आपका फिर ट्रायंगल आ रहा है। तो यही क्रम चल रहा है, बेंजीन ट्रायंगल और बेंजीन फिर ट्रायंगल, और इसके बाद फिर से बेंजीन आ जाएगी। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए ही वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भैया कथन निष्कर्ष से आया कि सभी शिक्षक चित्रकार हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, ये सभी शिक्षक क्या हैं भाई, ये सभी चित्रकार के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं भाई, ये सभी शिक्षक चित्रकार के अंदर आ गए।
और कुछ चित्रकार अमीर है। अब भाई कुछ चित्रकार जो है ना, ये किस में आ गए भैया, ये अमीर में आ गए कि कुछ चित्रकार अमीर हैं। अब इनके निष्कर्ष पढ़ो। क्या सभी चित्रकार शिक्षक है? क्या सभी चित्रकार शिक्षक के अंदर आ रहे भैया? नहीं, कुछ चित्रकार शिक्षक हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं। तो पहला निष्कर्ष कैसा हो गया? गलत। दूसरा कि कुछ अमीर चित्रकार नहीं है, ये बोल रहा है कि कुछ अमीर चित्रकार नहीं है भाई, जबकि कुछ अमीर चित्रकार हैं ये कह रहा है नहीं है। तो ये सेकंड वाला भी गलत, ना तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारे दोनों निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो रहे हैं। जबकि कुछ चित्रकार अमीर हैं ये कह रहा है नहीं है, और कुछ चित्रकार शिक्षक हैं ये कह रहा है कि सभी चित्रकार शिक्षक हैं। भाई क्या चित्रकार शिक्षक के अंदर आ रहा है? नहीं, शिक्षक चित्रकार के अंदर आ रहा है। तो हम सभी शिक्षक चित्रकार हैं कह सकते हैं, लेकिन सभी चित्रकार शिक्षक नहीं हो सकते। कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ये भाई देखो डाइस चैप्टर का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 डाइस का आया है। तो भाई सबसे पहले देखो कह रहा है कि एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत, भाई एक के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन यहाँ से देखो आपको क्या क्या मिला भाई, देखो ध्यान से। मुझे यहाँ से कॉमन मिला है 5 और 4, यहाँ से भी मुझे कॉमन मिला है 5 और 4। तो जो हमारी दो चीज़ें कॉमन मिल जाती हैं तो उसके बाद जो तीसरा होता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा अभी? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई मेरी शेर? 12 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही मिल जाएंगे, मतलब ऐसा ही लेवल आपका एग्जाम में रहेगा भाई इस बार एसएससी जीडी वाले। रीजनिंग के लिए बिल्कुल भी मत घबराओ, 100% स्कोर करके आओगे भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 5 बहनें सीता, गीता, बबीता, ललिता और अनीता, सब में देखो ता प्रत्यय आ रहा भाई। सीता, गीता, बबीता, ललिता और अनीता, इनकी आयु की तुलना की गई। गीता बबीता से बड़ी है, ठीक है भैया। जो गीता है ना, गीता ये किससे बड़ी है? बबीता से बड़ी है, किंतु सीता से छोटी है। यानी कि सीता से कौन छोटी है? गीता। गीता जो है वो बबीता से तो बड़ी है लेकिन सीता से कैसी है भैया? छोटी है। ललिता सबसे बड़ी है। अच्छा भैया ललिता सबसे बड़ी है, तो यानी कि ललिता यहाँ पर होगी तभी तो ये सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे क्या बोला है कि गीता बबीता से बड़ी है, ठीक है, किंतु सीता से छोटी। अच्छा सीता से छोटी है बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों बिलर हो गया, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। किंतु सीता से छोटी है। अब देखो गीता जो है ना वो बबीता से तो बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। तो इसका मतलब है कि गीता बबीता से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। कौन? गीता। तो सीता बड़ी होगी। आप कहोगे जी सर। ललिता सबसे बड़ी है। अच्छा ललिता जो है ना, ललिता ये सबसे बड़ी है ललिता। बबीता सबसे छोटी नहीं है। बबीता यदि सबसे छोटी नहीं है तो बबीता के से भी छोटी कोई एक और लड़की होगी। भाई बहनें तो अभी 4 हुई हैं, तो एक कौन बची है? तो आपको सिर्फ वो बची है अनीता। अनीता सबसे छोटी है। तो क्वेश्चन में पूछा कि दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन है? दूसरी सबसे बड़ी, तो भैया क्रम देख लो, पहली सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी। तो दूसरे नंबर पर कौन आ रही? एस। एस से किसका नाम है भैया? सीता का है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा भाई। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बहन पूछी है भाई। 13 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है कि सीता दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बहन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भैया आपका आ गया मिरर इमेज से। ये भैया आपका एक दर्पण रखा हुआ है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। इस आकृति को पलटेंगे, कहाँ से? लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से नज़र आपकी आने लगेगी ऑप्शन नंबर डी की तरह। क्योंकि भैया एक लाइन में जा रहे हैं तो एक लाइन में ही जानी चाहिए, बाकी में देखो सब अलग अलग है भैया, गलत हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। तो जब आंसर आ गया तो भैया इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आकृति में आपको दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि कार्डबोर्ड और प्लास्टिक दोनों के कितने डिब्बे बने हैं। डिब्बे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉक्स बोलते हैं। कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड ही है, प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक है। तो मतलब कार्डबोर्ड के अंदर भी आना चाहिए, प्लास्टिक के भी अंदर होना चाहिए बॉक्स। तो भाई देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है 20। तो 20 एक ही ऐसा अंक है जो कि आपके तीनों चीज़ों के अंदर आ रहा है। यानी कि कार्डबोर्ड के भी अंदर है, प्लास्टिक के भी अंदर आ रहा है, बॉक्स के भी अंदर आ रहा है। तो 20 कैसा होगा मेरे भाई? आप कहोगे सर ये जो 20 है ना ये कैसा हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर ये तीनों में आ रहा है तो ये सब में कॉमन है। तो भाई ये देखो तीनों आकृतियों के अंदर आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा 20। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
भाई दी गई आकृति में मैंने भाई आपको अंतिम चैप्टर पढ़ाया था फिगर काउंटिंग का। यदि फिगर काउंटिंग का आपने भाई चैप्टर नहीं देखा है तो भाई वीडियो को जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। समझ गए ना मेरे भाई? वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। नहीं देखा फिगर काउंटिंग को देख लेना। भाई यहाँ पर वर्ग नहीं पूछे हैं मेरे शेर, हमसे क्या पूछा भैया? आयत पूछा है। आयतों की संख्या कितनी भैया? आयत बताने हैं। तो भाई इसके लिए एक ट्रिक देख लो भैया, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, 1 सेकंड में आंसर आप काउंट कर दोगे भैया। तो भाई सबसे पहले इनको काउंट कर लो, 1 2 3, 3 खाने। अब इनको इस तरीके से काउंट कर लो, 2 और 3, 3 यहाँ से भी हैं, 3 यहाँ से भी हैं। भैया इनको सभी को जोड़ दो, इन सभी को आपस में आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इनका टोटल योग कितना होगा? 3 2 और 3 कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद इन सभी को आपको जोड़ देना, तो 2 1 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। इनका टोटल मान कितना आया भैया? 6 इनका मान आ गया, 6 इसका मान आ गया। भाई इन दोनों की क्या कर दो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 6 × 6 कितना हो जाएगा मेरे शेर? आप कहोगे सर ये आ जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 36, इसमें आयत बनेंगे। तो इस आकृति में कितने आयत हैं मेरे शेर? आप कहोगे सर इस आकृति में 36 आयत हैं। जब भी इस प्रकार की आपको आकृति दी जाए कुछ नहीं करना है, सबको ऊपर वाली संख्या वाले जितने आयत हो उनको काउंट कर लो, उनको जोड़ दो। इसके बाद जो आपकी खड़ी हुई लाइनें इनके आयत को जोड़कर काउंट कर लो और उन दोनों के योग का गुणा कर दो आपस में। भैया आंसर आ जाएगा आपके जितने भी आयत होंगे। तो कितने आयत है मेरे भाई? 36 है। अब भाई एक एक करके गिनोगे ना तो एग्जाम में भाई समय बहुत निकल जाएगा, क्वेश्चन भी छूट जाएंगे और एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। तो हमेशा आपको इस प्रकार से काउंट करने रहेंगे, ठीक है? चलिएगा भाई इसी क्रम में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भाई दी गई प्रश्न चिन्ह की स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? भाई इसमें लाइनों को काउंट करो। लाइनें काउंट करेंगे तो आपको सर 1 2 3 4 5, इस 5 लाइन से क्या बन गया मेरे सिर? पंचभुज बना दिया गया। इन 5 लाइनों से मिलकर क्या बना? पंचभुज। अब इसमें लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन ये है, 2 3 4 5 6। अब इन 6 लाइनों से क्या बनेगा? षटभुज, 6 भुज बन जाएगा। तो 6 भुज यही तो हमारा जिसमें 6 भुजाएं होती है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जितनी लाइनें हैं उतने ही भुजाएं आपको बनानी है। भाई 17 वाले ऑप्शन में पहले में आपको 5 भुजाएं थी तो पंचभुज बन गया, इसके बाद 6 भुजाएं थी तो 6 भुज बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भाई ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। देखो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि रैंक को याद कर लो, रैंक को याद कर लो। जैसे EGA के यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई? आपको सर यहाँ पे लिखा है EGA और K। ध्यान से समझना भाई, चीज़ों को ध्यान से समझना मेरे भाई। EGA और क्या है भैया? K है। इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया WKSO। अब ये देखो ये लिखा कैसे गया है, क्या लॉजिक हो सकता है भाई? देखो यहाँ पर E की रैंक कितनी है भाई? 5 है। G की रैंक कितनी है भाई? 7 है। A की रैंक 1 है। K की रैंक 11 है। W की रैंक भैया 23 है। K की रैंक 11 है। S की रैंक 19 है। और O की रैंक भैया यहाँ से 15 है। O की रैंक कितनी होती है? 15। अब देखो ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, 1 सेकंड में आंसर आएगा भाई। ध्यान से मेरी बातों को समझना भाई, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा भाई। देखो 5 ये 23, तो ये देखो कितना प्लस हुआ है? 5 से 23 कितना प्लस हुआ भाई? यहाँ से ये देखो 5 से 23, आपको इस तरह यहाँ पर प्लस का 18 हुआ है। 18 5 23, ठीक है भाई। अब 7 से देखो भाई 11 की ओर कितना प्लस हुआ भाई? प्लस का 4 हुआ है। 1 से देखो भाई 19 की ओर, 19 प्लस कितना हुआ? 18 प्लस हुआ है। और 11 और 4 कितना हो गया? 15, यानी कि प्लस का 4। लॉजिक क्या मिला मेरे भाई? 18 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 18 प्लस 4। भैया पहले प्लस 18 कर रहा है, फिर प्लस 4 प्लस 18 प्लस 4। तो यही हमसे पूछा किस में भैया? स्लैग में। हमें किसका बताना? C L A और G का। भैया इनकी रैंकों को लिख लेंगे तो C की रैंक 3, L की रैंक 12, A की रैंक 1 और जी की रैंक कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है भाई। अब इनकी रैंकों में आपको जोड़ देना है भाई। क्या क्या जोड़ना है भाई? भाई पहले तो 18 जोड़ देंगे, तो 18 इसमें जोड़ देंगे, पहले प्लस 18, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 18 और फिर प्लस का 4। तो 18 3 कितना हो गया भाई? 21 हो गया। 21 पे क्या आ जाएगा? U। 12 4 कितना होता है भैया? 16। 16 पर क्या आ जाएगा? P। 18 1 कितना होता है? 19 होता है। 19 पे क्या आ जाएगा? S।
7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और 11 पे क्या आ जाएगा के। तो भैया क्या आना चाहिए यूपीएस के। तो क्या यूपीएस के कहीं ऑप्शन में दिया गया है मेरे शेर? आप कहोगे जी भैया दिया गया ऑप्शन नंबर सी में यूपीएस के। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी मेरे शेर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यही लॉजिक आप लोगों ने भी लगाया होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका भी आंसर आ गया होगा। क्लियर। चलिएगा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, ये भाई आपका सीरीज का क्वेश्चन आया श्रृंखला वाले चैप्टर से। आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है कि कौन सी संख्या आएगी लुप्त पद। भाई देखो जब भी आपके सामने लुप्त पद पूछा जाए और संख्या आपको लगभग थोड़ी थोड़ी सी डिजिट में आपको बढ़ती हुई नजर आए, तो उनमें ये देखो कितना प्लस हुआ कितना माइनस। तो भाई यहाँ से देखो पहले स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क आ गया दूसरे स्थान पर, तो इसको थोड़ा सा स्किप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते, आगे वाली श्रृंखला में देखो कितना प्लस हो रहा है। भाई 82 से 133 कितना प्लस हो गया, भाई ये तो चेक करो पहले कि 82 से 123 कितना प्लस हुआ। तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा, 41 प्लस हुआ है भाई, है ना। 2 1 3 8 4 12। अब 123 से ये कितना प्लस हुआ है, तो 41 से ये कितना प्लस हुआ, तो आपको सर ये तो सर हो गया 45 प्लस 5 3 8 12 4 16। ये कितना प्लस हुआ, तो आपको सर ये सर हो गया आपका 49 प्लस हो गया है। तो अब इसमें देखो अंतर की यदि मैं बात करूँ तो 41 प्लस कितना होता है 4 45, 45 प्लस 4 कितना हो गया 49। अंतर से भी निकाल सकते, तो भाई इसमें भी आपका +4 का ही अंतर आना चाहिए। 41 में से यदि मैं 4 को यदि माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरी शेर? आप कहोगे सर यहाँ पर 37 बचेगा। कितना बचेगा 37, तभी तो 37 और 4 41 होगा, यानी कि प्लस का 37 आया होगा। यदि यदि अब आपको क्या करना है, यदि मैं इस 37 में जैसे कि इसमें जोड़ा था ना मैंने 37 4 41, यानी कि 3 में से 1 गया आपका 2 आया, 12 में से 4 गया 8। उसी प्रकार से 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा आपका कितना 7 में से 3 जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 45। तो 82 से 37 माइनस करेंगे तो 45, 123 से माइनस 41 करेंगे तो 82, तो यहाँ पर देखो कितना आया 45। तो कितना प्लस हुआ भाई, आप यहाँ से देखो कितना प्लस हुआ, तो भाई इससे माइनस करके देख लो कितना प्लस हुआ है भाई। आपको इससे तो ये 3 2 5 कितना हो जाएगा 3 2 5, और ये कितना होगा 3 और 1 4, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका 33। अब इनके बीच का अंतर देखो कितना आया भाई, 33 और 37 के बीच का भी देखो अंतर 4 आया भाई। 33 और 37 के भी बीच का अंतर है, यानी कि +33 +4 37 4 41 4 45 4 49। तो कितना आया मेरे भाई 45 आए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 45 ही आएगा 19 का सी वाला ऑप्शन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन समझने में भाई? इनके बीच भाई देखो जो संख्या बढ़ रही है वो +4 अंतर का अंतर देखो बराबर है, अंतर का अंतर देखो कैसा बराबर है, सभी में समान अंतर आ रहा है, 4 4 4 प्लस हो रही है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे दोस्त, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोस्तों कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, चलिएगा कर लेते हैं सॉल्व। एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूरब की ओर उड़ रहा है। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, जैसे कि ये डायरेक्शन है मेरी शेर। आप सभी को पता है कि ये जो डायरेक्शन होती है ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, और ये आपका उत्तर होता है, और यहाँ पर आपका दक्षिण होता है। ये तो सभी को पता है। और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा क्या होती है भाई, ये इसको कहते हैं उत्तर पूरब कहते हैं, और इसको दक्षिण पूरब कहते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम, ये भी सभी को पता होगा। अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया है ना मेरे शेर, वैसा ही आपको कर देना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है कि एक पक्षी अपने घोंसले से, मान लिया पक्षी का घोंसला ये है, ये पक्षी का घोंसला है, इस घोंसले से वो 25 मीटर उत्तर पूरब, तो 25 मीटर ये देखो चला गया उत्तर पूरब। उत्तर पूरब कितना गया मेरा भाई 25 मीटर उड़ गया, और फिर यह दाहिनी ओर मुड़ा और 7 मीटर उड़ा। अब भाई दाईं ओर मुड़ेगा तो दायां कहाँ होगा भाई, आप कहोगे सर उल्टे हाथ सीधे हाथ की ओर, तो दाईं ओर मुड़ा और 7 मीटर चला। तो भाई देखो दाईं ओर मुड़ा और ये 7 मीटर चला, फिर से वो दाहिनी ओर मुड़ा और 75 मीटर उड़ गया। अब भाई दाहिनी ओर उधर बायां करेंगे तो 75 मीटर, तो 25 तो ये आया और थोड़ा सा आ जाएगा तो ये आ गया भाई 75 मीटर उड़ गया। ठीक है भाई, अब ये यहाँ पर आ गया मेरे भाई, अब ये यहाँ पर आ गया। यदि मैं बात कर रहा हूँ 75 मीटर बोला है तो ये थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। यहाँ तक आने के बाद आपने भाई एक माइंड आपने लगाया होगा कि सर जब यहाँ तक ये 75 आया तो ये वाली जो दूरी होगी ना, ये दूरी, ये यहाँ तक, ये वाली जो दूरी है ना, ये दूरी यहाँ तक इसके बराबर 25 रही होगी।
25 रही होगी, तो ये शेष दूरी कितनी रही होगी? आप कहोगे सर ये तो शेष दूरी इसकी 50 रही होगी। कितनी रही होगी? 50 रही होगी। तो ये दूरी दोस्तों कितनी रही होगी? 50 रही होगी। लेकिन हमसे दूरी तो पूछी नहीं है। अब कह रहा है कि पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है? भैया पक्षी का घोंसला ये था। ये भैया क्या था भाई मेरे दोस्त? ये तो पक्षी का घोंसला था। घोंसला मैंने कहाँ बनाया था भैया? घोंसला तो भाई पक्षी का ये था। अब इस घोंसले से ये देखो ये कौन सी दिशा है? इस घोंसले से देखो ये दिशा कौन सी आ रही है? भैया ये वाली दिशा देखो, ये वाली दिशा। तो ये दिशा कौन सी है मेरे शेर? आप कहोगे सर ये तो सर दक्षिण पश्चिम दिशा हो रही है, दक्षिण पश्चिम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई क्या? ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ये दिशा देखो कौन सी आ रही है? ये वाली दिशा ध्यान से देखो भैया, ये दिशा दक्षिण पश्चिम, और ये भी दिशा इसी ओर तो आ रही है। यदि मैं इसको डायरेक्शन में बनाना चाहूँगा तो इस प्रकार से ये संख्या बनेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये दिशा कौन सी आ रही है? दक्षिण पश्चिम आ रही है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। और भाई एक बार आप सभी लोग अपना कमेंट में स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों ने इसमें आज इस 20/20 क्वेश्चनों में से आपने कितना स्कोर किया है। इन 20 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं? जो भी स्कोर रहा हो मेरे दोस्त आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, तो आज से हमारा ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है और कल आप लोगों से मिलते हैं सुबह 10 बजे। प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारी अभी 5 बजे मैथ की क्लास होगी और मैथ की क्लास में एक नया चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि पाइप और टंकी वाले प्रश्न। जो नल टंकी पाइप टंकी वाले प्रश्न होते हैं बहुत आते हैं एग्जाम में। आज हम मैथ को 5 बजे वही आप लोगों से इस चैप्टर को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो 5 बजे मैथ की क्लास होगी, तो सभी लोग मैथ की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है भाई। तो आज ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। कल हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपको कराएंगे और आपके 3 प्रैक्टिस सेट और बचे उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। और आप लोगों को जो भी सजेशन हो भाई मेरे लिए ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट करके जो भी आपको हेल्प चाहिए और जो भी सजेशन हो जिससे हमारी क्लास और बेहतर हो सके, कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं भाई। तो आप लोग सजेशन भी दिया करो भाई कि हाँ मैं और आप लोगों के लिए और भाई क्लास को कैसे मैं बेहतरीन करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना भाई। क्योंकि देखो भाई आप सभी जानते हो कि सब कुछ मैं अकेले कर रहा हूँ भाई, समझ गए ना। जो अकेला इंसान होता है ना भाई उसके जीवन में देखा जाए तो भाई बहुत सारी डिफ़िकल्ट कठिनाइयाँ आती रहती हैं। भाई मैं जॉब भी कर रहा हूँ, आपके लिए क्लास भी ले रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ। यदि आप अभी समय देखोगे ना भाई, समय यदि आप मोबाइल में समय देख पा रहे होंगे तो ध्यान से यदि आप समय देखो भाई 12:47 हो रहा है, AM लिखा हुआ है। आप इस कॉर्नर पर देखो 12:47 AM। मैं रात को 12:47 पे ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं ना। अब भाई मुझे मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना भी होता है, ऑफिस के लिए भी निकलना होता है। तो समझ लो कितना स्ट्रगल है, फिर भी मैं आपको इतने समय वीडियो बना रहा हूँ और इसको मैं अपलोड कर दूंगा मॉर्निंग में, आप 10 बजे इस क्लास को देख सकते हो। तो भाई प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा भाई इस भाई को, ठीक, अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझें आप। तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे भाई, और आप लोग भी हमारे साथ में आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना इस भाई के लिए जो भी आप कहना चाहें। और बाकी आपके जो NTPC की क्लास है लगभग 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी, जीके की। अभी मैं केवल जीके की स्टार्ट करूँगा और इसके बाद फिर मैं मैथ की स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैथ में ही अक्सर ज़्यादातर हमारे दोस्तों को प्रॉब्लम होती है। तो मैथ के लिए आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, सब कुछ साथ में लेकर चलेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे और सबका सिलेक्शन होगा। हमेशा पॉजिटिव वे में रहेंगे, सिलेक्शन भाई सबका होगा, ठीक है भाई। चलिएगा भाई, हमारी सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट मैथ की क्लास में शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से क्लास से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।